हेलो दोस्तों, आशा करते उम्मीद करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न उत्तर करेंगे। लघु उत्तरीय एनसीईआरटी बेस्ट पर है और यह सवाल इसी सारे सवाल में से आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, यह तो गारंटी है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा समय न गवाते हुए पढ़ेंगे आज क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर, इसका प्रश्न उत्तर करेंगे आसानी से। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन के साथ चलते हैं कि लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठीक है, आपको ये नहीं है कि मुसीबत से घबराना है। ठीक है, मुसीबत को कहेंगे कि साओ तुमको देख लेंगे, हम अपना तैयारी रोकने नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए आपको अपने तैयारी पर फोकस करते रहना है। ठीक है, तो आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यह देखेंगे कि अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी दे। एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन में है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अशोक के धम्म पर क्या देना है? संक्षिप्त टिप्पणी देना है। ठीक है, संक्षिप्त यानी छोटे से शब्दों में बताना है। तो अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, अशोक ने अपनी प्रजा के किस उत्थान के लिए? नैतिक उत्थान के लिए कुछ सिद्धांत बनाए। ठीक है, अशोक ने अपनी प्रजा के लिए नैतिक उत्थान के लिए कुछ सिद्धांत बनाए। ठीक है, तो इन सिद्धांतों को अशोक का धम्म कहा जाता है। यही सिद्धांतों का अशोक का धम्म कहा जाता है। ठीक है, अशोक का धम्म किसे कहा जाता है? तो अशोक का धम्म उसे कहा जाता है कि अशोक ने अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ सिद्धांत बनाया। वही सिद्धांत को, जो सिद्धांत बनाया वही सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अशोक का धम्म कहा जाता है। अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार संक्षेप है, यानी सभी धर्मों को मिलाकर है। देखिए, नैतिक उत्थान के लिए यानी अशोक ने अपने प्रजा के लिए, भाई कोई भी अपने घर में ही कोई अपने बच्चा के लिए सोचता है कि नहीं सोचता, उसी प्रकार अशोक ने अपनी प्रजा के लिए, ठीक है, वो नैतिक उत्थान दिए, यानी कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, ये सारे चीज बताए। ठीक है, उसी को, वह जो सिद्धांत दिए नैतिक सिद्धांत, उसी को जो प्रजा खुशहाल रहे, उसी को क्या कहा गया? अशोक का धम्म कहा गया। और अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार संक्षेप है, यानी छोटा सा संक्षेप है सभी धर्मों का। अशोक के अभिलेख संख्या 2 और 5 के अनुसार कम पाप। अशोक के अभिलेख संख्या क्या? 2 और 5 के कम पाप, बहुत कल्याण, दया और दान ही धम्म है। अशोक के 2 और 5 के अनुसार, अशोक के कौन सा अभिलेख? तो 2 और 5 के अनुसार क्या है कि कम पाप, यानी पाप क्या कम कीजिए, बहुत कल्याण। अगर पाप कम कीजिएगा तो कल्याण आपका बहुत का होगा, और कल्याण आप बहुत कीजिएगा, दूसरे पर कल्याण कीजिएगा, दया कीजिएगा, दान ही क्या है? धम्म है। कम पाप करना है, बहुत कल्याण करना है, दूसरे को हेल्प करना है, और दया दिखाना है, दया करना है और दान देना है। ठीक है, यही है क्या चीज? अशोक का धम्म। अशोक का कौन सा धम्म है जिसमें कम पाप करना है, कम पाप के बारे में बताया गया है, बहुत ज्यादा कल्याण के बारे में बताया गया है? तो अशोक का दूसरा और 5वां धम्म है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का तैयारी हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्यकालीन, ये भी VVI है, VVI क्वेश्चन सब है, एकदम VVI आपके एग्जाम में पूछने वाला सब है। ठीक है, कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दे। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का क्या देना है? संक्षिप्त विवरण देना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे मौर्यकालीन। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो लिखेंगे हम लोग मौर्यकालीन इतिहास जानने के निम्नलिखित प्रमुख स्रोत है। मौर्यकालीन इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है। कौन कौन से स्रोत है? तो पहला लिखेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत है, तो साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र साहित्यिक स्रोत पहला स्रोत है कि मौर्यकालीन इतिहास को जानने का निम्नलिखित स्रोत है। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। और तीनों चीज को पढ़ना है। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में क्या चीज मिलता है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिलता है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस मिलता है, कालिदास के नाटक मिलते हैं, बौद्ध साहित्य मिलते हैं। ठीक है, मेहंदी पवंश मिलते हैं, महावंश मिलते हैं, मिलिंद पन्हो मिलते हैं, दिव्यावदान मिलते हैं, मंजू, यहां पर यह लिखेंगे मंजू। ठीक है, श्रीमूल कल्प एवं जैन साहित्य में भद्रबाहु चरित्र एवं परिशिष्ट पर्वत प्रमुख है। ठीक है,
हम लोगों को यह पढ़ना है कि साहित्यिक स्रोत में, देखिए ज्यादा ये नहीं, साहित्यिक स्रोत में ये पढ़ सकते हैं कि हाँ कौटल्य का अर्थशास्त्र है, साहित्यिक स्रोत में है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है, कालिदास के नाटक है, बहुत साहित्य है, ठीक है, यहाँ पर महावंश है, ये सब लिख देंगे और हम लोग को यही पढ़ना है। और पुरातात्विक स्रोत में जानेंगे कि पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेख, पाटलिपुत्र के राज दरबार का ध्वज, शवशेष और सिक्के और विभिन्न प्रकार के औजार प्रमुख है, ठीक है। यानी पुरातात्विक स्रोत में क्या कौन कौन से प्रमुख है, तो पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेख प्रमुख है पहला, दूसरा का पाटलिपुत्र के राज दरबार का ध्वंसावशेष प्रमुख है, ठीक है, सिक्के प्रमुख है, विभिन्न प्रकार के औजार प्रमुख है। अब हम लोग जानते हैं कि विदेशी यात्रियों के विवरण में क्या चीज है, तो फायान और वेनसोंग, फायान और वेनसोंग, फायान और वेनसोंग, ठीक है। तो फायान और वेनसोंग के विवरणों से भी मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। फायान और वेनसोंग के विवरण से भी, उसके बारे में जब जानते हैं हम लोग, फायान और वेनसोंग के बारे में जानते हैं तो उनके विवरण से भी क्या मिलती है, मौर्य कालीन के विषय में जानकारी मिलती है। तिब्बती लेखक लामा तारनाथ की रचनाओं में भी मौर्य वंश पर प्रभाव यानी प्रकाश पड़ता है। तो मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत जानने का यही 3 गो है और यही 3 गो के बारे में हम जानेंगे कि इस साहित्यिक स्रोत में किसको जानना है, पुरातात्विक स्रोत में किसको जानना है, विदेशी यात्रियों के विवरण में किसको जानना है, कहाँ से मिलता है विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातात्विक स्रोत कहाँ से मिलता है, हमको किस चीज से पुरातात्विक स्रोत की जानकारी मिलता है और साहित्यिक स्रोत को किस चीज से जानकारी मिलता है। अब अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधियों का वर्णन करें। चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य की उपाधि का वर्णन करना है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र कौन था, समुद्रगुप्त का पुत्र, तो ऑब्जेक्टिव निकलता है समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था, हो तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। सिंहासन पर क्या हो गया, बैठ गया, उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और वही कौन, तो चंद्रगुप्त द्वितीय कौन सा उपाधि धारण की, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसने गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया, ठीक है, अच्छा बनाया और उसमें मालवा, गुजरात और कठियावाड़ शामिल किए, ठीक है। उसमें कौन कौन से शामिल किए, देखिए उन्होंने क्या किया कि उन्हें गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया यानी अच्छा बनाया और उसने मालवा, गुजरात और काठियावाड़ शामिल किए, ठीक है। वो अपने वहां शामिल करके उसने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह मध्य दक्कन के वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पहले छाड़ते हैं दोस्तों, ठीक है, समझने के लिए नहीं, आपको हम समझा देंगे, ठीक है, चिंता नहीं लीजिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव समुद्रगुप्त के बाद उसका कौन सा उसके शासक पर बैठे, तो समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वह सिंहासन पर बैठे, कोई दिक्कत होना चाहिए। और जब वह सिंहासन पर बैठे तो गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया यानी अपने गुप्त समाज को, भाई गुप्त समाज, समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य है तो गुप्त समाज को अच्छा बनाया और अच्छा बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसने कैसे क्या क्या उसमें जोड़ा, तो उन्होंने मालवा, गुजरात को अपने गुप्त साम्राज्य में जोड़ लिए और उसी के साथ मालवा, गुजरात के साथ काठियावाड़ को अपने में शामिल कर लिए, तब न सुदृढ़ कहेगा, यानी बड़ा क्षेत्र बनाए। और उसने अपनी बेटी का प्रभावती गुप्त का विवाह, देखिए जब वो अपने क्षेत्र को बड़ा क्षेत्र बना लिए, ठीक है, गुप्त साम्राज्य को अच्छा जब बना लिए तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह, ठीक है, किन्होंने, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटी का नाम क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रभावती गुप्त का विवाह, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, का विवाह दक्कन के वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। अब प्रभावती गुप्त का विवाह किसके साथ हुआ, तो ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे द्वितीय सेन। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा प्रभावती गुप्त का विवाह किसके साथ हुआ, तो हम लोग लिखेंगे रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ, ठीक है। इस वैवाहिक संबंध से चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी एरिया यानी अपना जो क्षेत्र था, ठीक है, अपनी एरिया जो अपना क्या था, क्षेत्र था, सेना को शकों के विरुद्धत्व इकट्ठा करने का अवसर मिल गया। यानी वह जो उसका इस जब विवाह हुआ तो चंद्रगुप्त को वो मौका मिल गया कि अपनी सेना को क्या करे, इकट्ठा करे। उसके शासन काल में कला, साहित्यिक और विज्ञान का अभूतपूर्व विकास हुआ। कला साहित्य की प्रगति को देखते हुए इतिहासकारों ने उसके काल को स्वर्ण काल कहा गया, ठीक है। जब वह शादी अपने पुत्री को प्रभावती गुप्त को विवाह करवा दिए,
ठीक है, रुद्रसेन गुप्त के साथ, तो उनको चंद्रगुप्त को मौका मिल गया। क्या मौका मिल गया? अपने क्षेत्र को कला के माध्यम से अपने क्षेत्र को और बढ़ाने का और अपने सेना को इकट्ठा करने का, ठीक है। इसलिए उसको क्या कहा गया? उस काल को तो हो स्वर्ण काल कहा गया, ठीक है। अब हम लोग सवाल नंबर पढ़ेंगे 4। सातवाहन कौन है? तो ये जो जाता है वो MVVI में जाएगा, ठीक है। सातवाहन कौन है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे दक्कन भारत में, क्या चीज? दक्कन भारत में, ठीक है। 235 से 212 ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में सिमुक नामक व्यक्ति ने सातवाहन वंश की स्थापना की। अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव निकलता है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सिमुक नामक व्यक्ति ने, तो सिमुक ने की, ठीक है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था। इस वंश का, यानी किस वंश का हो? तो सातवाहन वंश का सबसे जो शक्तिशाली शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। देखिए, जो स्थापना किया सातवाहन वंश का वो तो सिमुक हो गया, लेकिन इसका सबसे जो है शासक, यानी जो कहता है शक्ति वाला, पावर वाला, ठीक है, यानी जो जिसके पास नॉलेज भी था और जल्दी किसी से नहीं हारता था पराजित, वह जो है गौतमी सतकर्णी था। इसके शासक ब्राह्मण थे। इसके शासक कौन थे? ब्राह्मण थे। यह एक मातसत्तात्मक राजवंश, यानी माता की पूजा करने वाला राजवंश था। इसी के काल में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा शुरू हुई है। इसी के काल में सर्वप्रथम, क्योंकि यह ब्राह्मण थे और ब्राह्मण भाई अपना दिमाग लगाएगा ना, तो इसी के काल में ब्राह्मणों को सबसे पहले ब्राह्मण को भूमि दान देने की परंपरा शुरू हुई। तो MVVI ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ पर। VVI ऑब्जेक्टिव क्या आता है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा किस वंश में कब किया गया, यानी कब शामिल किया गया, तो शुरू किया गया? तो हम लोग यह कहेंगे कि सातवाहन वंश में, ठीक है। यानी ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा कब शुरू किया गया? तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज? सातवाहन वंश में। ऑब्जेक्टिव MVVI रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है। मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखीय स्रोत को लिखे, यानी अभिलेखीय स्रोत को लिखना है। मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखीय स्रोत को लिखना है, कौन कौन सी है? तो हम लोग यहाँ देखेंगे मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखीय स्रोत निम्नलिखित है। पहला देखेंगे 14 वृहत शिलालेख। 14 वृहत शिलालेख जो कलसी, सहबाज, जगढ़ी आदि से मिले हैं, ठीक है। 14 वृहत शिलालेख जो है कहाँ से मिले हैं? तो कलसी से मिले हैं, सहबाज, गढ़ी से मिले हैं, और दूसरा जो है मास्की यानी गर्जरा से प्राप्त लघु शिलालेख है, ठीक है। मास्की जो है, मास्की कहाँ से प्राप्त है? तो गर्जरा से प्राप्त लघु शिलालेख है। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे गिरनार से प्राप्त लघु शिलालेख है। गिरनार से भी लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। और पढ़ेंगे लौरिया अरेराज से प्राप्त स्तंभ शिलालेख है। तो स्तंभ शिलालेख कहाँ से प्राप्त है? तो अरेराज से, ठीक है। स्तंभ शिलालेख कहाँ से प्राप्त है? तो अरेराज से। कौन? लौरिया, ठीक है। लौरिया जो है अरेराज से प्राप्त, अरेराज से, लौरिया अरेराज से प्राप्त हुआ। और कौन से स्तंभ, कौन से अभिलेख है? तो स्तंभ अभिलेख है, ठीक है। और गिरनार जो है, गिरनार क्या है? लघु शिलालेख है, ठीक है। मास्की जो है, मास्की कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गर्जरा से प्राप्त हुआ है, और यह लघु शिलालेख है। 14 वृहत शिलालेख जो है कहाँ से हो? तो कलसी से, सहबाज, गढ़ी से प्राप्त हुआ है, मिले हैं, ठीक है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 5 MVVI क्वेश्चन किए हैं। इसी प्रकार हम आपको हर एक चैप्टर का MVVI लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सभी आपको तैयार करवाएंगे। आपको चिंता लेने की दिक्कत नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो हमारे नंबर पर 9692519449 पर कांटेक्ट कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा और फ्री में नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर हम लोग मिलेंगे ऐसा ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।